बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ कार्डिक साइकिल। इसमें सिस्टोल और डायस्टोलिक फेज़ हम देखेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, आर्टिफिशियल पेसमेकर एंड ब्लू बेबीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कार्डिक साइकिल? Cardiac cycle is a sequence of events which take place during the completion of one heartbeat. जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है और ब्लड बॉडी की तरफ आता है और बॉडी से वापस जब हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट रिलैक्स करता है, इस पूरे साइकिल को हार्ट से लेके बॉडी में और बॉडी से वापस हार्ट में आने तक की जो साइकिल है, इसको कार्डिक साइकिल कहते हैं। इसके 3 फेजेस हैं। सबसे पहले हार्ट इज़ रिलैक्सेशन फेज़ है, जिसे डायस्टोल कहते हैं। दूसरा है सिस्टोलिक फेज़, एट्रियल सिस्टोल, जिसमें एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं, और फिर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है, जिसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। अब इस डायग्राम में देख लें कि डायस्टोल में रिलैक्सेशन फेज़ है, जिसमें बॉडी से इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है और लंग से पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है और वेंट्रिकल्स में भी आ रहा है। तो इस रिलैक्सेशन फेज़ को डायस्टोल कहेंगे और दूसरी कंट्रैक्शन फेज़ है, इसके सिस्टोल कहेंगे। इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं और ब्लड बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट इज़ रिलैक्सेशन फेज़। रिलैक्सेशन फेज़ सबसे पहले आएगी, इसे डायस्टोल कहते हैं। During relaxation phase, deoxygenated blood from the body enter into the right atrium and oxygenated blood enter into the left atrium. लंग से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा। Walls of atria and ventricle relaxed and atria filled with blood and distend. नेक्स्ट फेज इज एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया कंट्रैक्ट होगा सबसे पहले। इसके लिए जो मसल ऑफ एट्रिया है वो साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट करेंगे व्हेन एट्रिया फिल विद ब्लड, दैट इज़ नोन एज एट्रियल सिस्टोल। राइट एट्रियम जब ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड जाएगा ट्राइकास्ट और बाइकास्ट वॉल के ज़रिए से ट्राइकास्ट वॉल के ज़रिए से राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम जब कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इस डायग्राम में भी शो हो रहा है कि जब राइट एट्रियम है, इससे ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है और लेफ्ट एट्रियम है जो इससे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है ट्राइकास्ट और बाइकास्ट वॉल की मदद से। अब नेक्स्ट फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। जब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट करते हैं तो इनके कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चला जाता है। बाइकास्ट और ट्राइकास्ट वॉल क्लोज होते हैं ताकि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो तो ब्लड वापस एट्रिया के अंदर ना जाए। तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे तो उस वक्त लब साउंड प्रोड्यूस होगी। बाइकास्ट एंड ट्राइकास्ट क्लोज होंगे तो लब साउंड प्रोड्यूस होगी। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं ब्लड को पंप करने के बाद, तो उस वक्त सेमिल्यूनर वॉल जो बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी और बेस ऑफ एओर्टा पे पाए जाते हैं, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो ये सेमिल्यूनर वॉल क्लोज हो जाएंगे। सेमिल्यूनर वॉल के क्लोज होने की वजह से डब साउंड प्रोड्यूस होगी। वन कंप्लीट जो हार्ट बीट है वो उसका ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड। हार्ट 2.5 बिलियन टाइम बीट करता है वन कार्डिक साइकिल के दौरान। अब हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए इम्पल्स कौन सी हैं और किस तरह ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, इसके लिए एट्रियम में इस डायग्राम में शो हो रहा है। एट्रियम के ऊपर ये जो येलो स्पॉट्स है इसे एसे नोड कहते हैं। एसे नोड कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल दैट आर सिचुएटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। अपर पार्ट ऑफ वॉल ऑफ राइट एट्रियम पे एसे नोड प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती हैं। जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होंगी तो ये एट्रिया को सप्लाई करेंगी, वॉल ऑफ एट्रियम को, और उसके बाद एवी नोड तक पहुंचा देंगी। अब एवी नोड में जब इम्पल्स होगी तो एवी नोड से ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाएगी और इन फाइबर्स की जो येलो कलर के फाइबर्स हैं इसके ज़रिए से फिर वेंट्रिकल्स की वॉल को सप्लाई करेगी। इलेक्ट्रिक इम्पल्स सप्लाई होगी और वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे। पहले एट्रिया दोनों कंट्रैक्ट करेंगे, फिर बाद में वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे।
अब ऐसे नोड से आगे एवी नोड होता है। ये ऐसे नोड है, इसे नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। और इससे आगे एवी नोड नज़र आ रहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब ये जो एवी नोड है, ये इम्पल्स ट्रेवल टू मस्कुलेचर ऑफ एट्रियम एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ऐसे नोड से जो इम्पल्स प्रोड्यूस हुई हैं, ये एट्रियम के मसल्स को सप्लाई करेंगी और एट्रिया के मसल को कंट्रैक्ट करेंगी, एट्रियल सिस्टोल काज करेंगी और उसके बाद नर्व इम्पल्स चली जाएगी एवी नोड पे। अब एवी नोड से आगे बंडल्स ऑफ मसल फाइबर प्रोपगेट्स द रेगुलेटरी इम्पल्स बाय एक्साइटेबल फाइबर इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो एवी नोड नज़र आ रहा है, यहाँ से जो नर्व इम्पल्स है वो ये दो वेंट्रिकल के दरमियान में जो सेप्टम है, सेप्टम में जो येलो कलर के फाइबर नज़र आ रहे हैं, इन फाइबर्स के ज़रिए से गुजरेगी। इन फाइबर्स के ज़रिए से गुजर के वेंट्रिकल के मसल तक सप्लाई होगी। तो जब इम्पल्स ऐसे नोड पे थी, ऐसे नोड से एवी नोड तक जो डिले है 0.15 सेकंड का डिले होता है। क्यों डिले होता है? उसकी रीज़न ये है ताकि पहले एट्रियल सिस्टोल हो बिफोर द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ऐसे नोड से एवी नोड तक 1.15 सेकंड का डिले होता है। फिर एवी नोड से फिर फाइबर्स के ज़रिए से मसल ऑफ वेंट्रिकल्स तक सप्लाई होगी और वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करते हैं। इसमें कार्डिक इम्पल्स जो हार्ट में जनरेट होती हैं वो करंट ईसीजी बेसिकली चेस्ट कैविटी के ऊपर इम्पल्स जो जनरेट होगी हार्ट की वजह से, जो कार्डिक इम्पल्स प्रोड्यूस होगी, वो इलेक्ट्रिक करंट स्प्रेड होगा ऑल द वे ऑन सरफेस ऑफ बॉडी। यानी हमारी चेस्ट कैविटी में भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से जो करंट है वो फैल जाएगा। उसको हम इलेक्ट्रोड्स लगा के डिटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द स्किन ऑन ऑपोजिट साइड। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि चेस्ट कैविटी में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, आर्म्स पे भी और लेग्स पे भी लगाते हैं, और उससे हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स की एक्टिविटी, इसकी कार्डिक एक्टिविटी को, जो इम्पल्स हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईसीजी मशीन। ये ईसीजी मशीन है, इसमें ग्राफ की फॉर्म में कार्डिक इम्पल्स जो है वो रिकॉर्ड हो जाती हैं और उसको फिर हम रीड करके कार्डिक एक्टिविटी को नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेटेड बाय इम्पल्स इज रिकॉर्डेड नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड टेकन बाय ईसीजी मशीन। इस ईसीजी मशीन से फिर ग्राफ की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज हेल्पफुल टू डायग्नोज एबनॉर्मलिटी इन रिदमिसिटी एंड कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ये एक वेव बनी हुई है, इस वेव को हम समझेंगे, ये टोटल वेव जो एक बनती है, ये एक कार्डिक साइकिल की में बनती है और ये 0.8 सेकेंड में बनती है। इसको सबसे पहले इसमें पी वेव आ जाती है, फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स आ जाएगा और फिर टी वेव आ जाएगी। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होगा, जब एट्रिया कंट्रैक्ट होंगे तो पी वेव बनेगी, फिर जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगी तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स बनेगा, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, तो डायस्टोल में टी वेव बन जाएगी। तो अगर पी वेव एबनॉर्मल बने तो इसका मतलब ये होता है कि एट्रिया की कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स ठीक ना बने तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के प्रॉब्लम को शो करता है, और टी वेव अगर ठीक ना बने तो इसका मतलब है कि डायस्टोल के प्रोसेस में कोई मसला है, सही तरीके से हार्ट रिलैक्स नहीं हो रहा। तो इसमें सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल में पी वेव, क्यू आर एस कम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और टी वेव वेंट्रिकुलर डायस्टोल में बनेगी। अब है आर्टिफिशियल पेसमेकर। सम टाइम ऐसे होता है कि ऐसे नोड जो है जिन्हें हम पेसमेकर कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनिशिएटिंग इम्पल्स विच ट्राइगर द हार्ट बीट रेट। अब सम टाइम ऐसे होता है कि ऐसे नोड जो है उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स की ब्लॉकेज हो सकती है, या वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स इतनी वीक हो सकती हैं कि उसकी वजह से हार्ट सही तरीके से पंप नहीं करेगा, जब पंप नहीं करेगा तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। जब इनके इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फ्लो में ब्लॉकेज हो तो उसके लिए एक बैटरी ऑपरेटेड आर्टिफिशियल पेसमेकर यूज़ किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। ये नीचे एक आर्टिफिशियल पेसमेकर दिया हुआ है, इसमें एक वायर की मदद से हम इसको कनेक्ट करते हैं हार्ट के साथ, और
एक बैटरी ऑपरेटेड, ये एक पेसमेकर है बॉडी के साथ है। इसके ज़रिए से अब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होंगी तो हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी। अगर एवी पाथवे ब्लॉक हो जाए तो इलेक्ट्रोड अटैच किया जाता है वेंट्रिकल्स के साथ, और अगर ऐसे नोड में ब्लॉकेज हो तो ये अटैच की जाती है उसकी इलेक्ट्रोड ऐसे नोड के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लू बेबीज़। ब्लू बेबीज़ ये साइनोसिस की वजह से होता है, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से स्किन की ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी, स्क्लेरा की ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है, उसे कहते हैं ब्लू बेबीज़। ब्लू बेबीज़ अब नॉर्मली ये होता है कि ये जो डायग्राम में एट्रियम नज़र आ रहे हैं, एट्रियम के दरमियान में सेप्टम होता है। बिफोर बर्थ एक फोरामेन होता है, एक ओपनिंग होती है वेंट्रिकल्स के दरमियान में। आफ्टर बर्थ ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है, फोरामेन क्लोज हो जाता है। अगर ये क्लोज ना हो तो उसकी वजह से राइट एट्रियम में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ स्किन होगी। फेलियर ऑफ इंट्रा एट्रियल फोरामेन टू क्लोज और डक्टस आर्थरोसिस टू फुली कंस्ट्रिक्ट रिजल्ट इन साइनोसिस ऑफ न्यू बॉर्न। साइनोसिस कहते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा इज नोन एज साइनोसिस। इसकी काज क्या है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन टू एट्रिया, ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक था हमारा कि ब्लू बेबीज़ बेसिकली ड्यू टू द फेलियर ऑफ इंट्रा एट्रियल फोरामेन टू क्लोज। इसके और भी बेशुमार काज हैं, लेकिन यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंट्रा एट्रियल फोरामेन के क्लोज ना होने की वजह से ब्लड मिक्सिंग होती है। जब ब्लड मिक्सिंग होगी उसकी वजह से ब्लूइश डिस्कलेशन हो जाएगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।